ये सिर्फ बच्चों रोड मैप नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए रोड मैप नहीं है, बल्कि आपको सारा का सारा कंटेंट आपके हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको चैनल पे मिलेगा। यानी कि जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट करना है। तो अभी 2025-26 वाला नहीं आया, उसके लिए क्या करना है, रिसर्च करनी है। संशोधन के लिए आपको छोटे नोट्स बनाने, माइंड मैप बनाना है, फ्लो चार्ट बनाने हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको आपके द्वारा किया गया जो काम है उसमें सफलता ना मिले। हेलो एंड वेलकम टू दी चैनल अड्डा यूपी बोर्ड। बच्चों, मैं हूं आपका एजुकेटर शाहरुख सर, और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो क्लास 12th के अंदर अपना नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जी हां बच्चों, स्टार्टिंग से ही मैंने आपको एक ऐसा रोड मैप दे दिया है आज की इस वीडियो के अंदर कि बहुत सारे बच्चों को इस चीज को लेकर कंफ्यूजन रहती है कि सर हमें क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी, किन तरीकों से करना है। अरे यार छोड़ो इन सारी परेशानियों को और फॉलो करो इन स्ट्रेटेजी को जो आपके नए सेशन साल 2025-26 के लिए पूरा रोड मैप मैंने आपके लिए इस वीडियो में बना दिया है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई है। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसी चैनल से जुड़े रहना। ये सिर्फ बच्चों रोड मैप नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए रोड मैप नहीं है, बल्कि आपको सारा का सारा कंटेंट आपके हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको चैनल पे मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्लास 12th एक ऐसी 12th है कि आप मान के चलिएगा कि ये आपका आखिरी पड़ाव है। और जब किसी के जीवन का आखिरी पड़ाव होता है, हर एक स्तर आता है ना, तो ये आपका स्कूल के स्तर का आखिरी पड़ाव है। तो इसको बिल्कुल इस तरीके से आपको जीना है कि आपको हमेशा के लिए याद रहे। आप एवरेज की तरीके से बच्चे नहीं हो कि 50% 60% लेके और मैं पास आउट हो जाऊं या हो जाऊंगी, ऐसा नहीं करना। हमें बिल्कुल पूरी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को क्लियर करना है, और इसकी शुरुआत जीरो से ही करनी है, यानी कि बिल्कुल नए सेशन से करनी है। तो रोड मैप कैसा होगा देखते आइए। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या रखना है, मैंने आपके ना अलग अलग स्तर बांटे हैं, अलग अलग स्तर, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। तो अलग अलग फेजेस में आपको कैसे कैसे चीजें करनी है उसे देख ले। सबसे पहले जो चीज होती है वो होती है फाउंडेशन बिल्डिंग। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है कि अपना ढांचा तैयार करना। देखिए जो मेट्रो होती है, मेट्रो चलती किस पे, पटरी पे। तो पटरी हो गया उसका ढांचा, पिलर हो गया उसका ढांचा, तब वो जाके सही तरीके से चल पाती है। तो इसीलिए जो ये शुरुआती दौर होता है ना, ये आपको अपना मजबूत बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आप कैसे बनाओगे, तो देखिए आपको जो भी चीज है वो अपनी 50 से 60% तक जो आपका सिलेबस है वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अच्छे तरीके से पूरा करना है। अब वो कैसे करें, देखिए 50 to 60% जो आपका सिलेबस है वो शुरुआती दौर में कंप्लीट होना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि ये आपका जो आधारभूत ढांचा है, यानी कि जो आपका फाउंडेशन है, उसको काफी ज्यादा मजबूत करने में मदद करता है। कैसे, तो सबसे पहला जो इसके अंदर स्टेप आता है वो है पाठ्यक्रम और परीक्षा के पैटर्न को समझना। सबसे बेसिक चीज होती है, सबसे ज्यादा बेसिक चीज क्या होती है बच्चों, पाठ्यक्रम को और परीक्षा के पैटर्न को समझना। जिस बच्चे को यही चीज नहीं पता कि उसका पाठ्यक्रम यानी कि उसका सिलेबस क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न कैसा है, तो वो अपनी प्रिपरेशन किस लेवल की कर रहा है वो आप आइडिया लगा लीजिएगा। तो ये पहली चीज है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बड़ा सिंपल सा है। तो सबसे पहले आपको जो जितने भी आपके विषय है उनको, उनका जो आधिकारिक यानी कि जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट करना है। तो अभी 2025-26 वाला नहीं आया, बट आ जाएगा तो आपको अपडेट भी पहले मिल जाएगी। जैसे आ जाएगा अपडेट भी मिल जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर जो आपका पहले वाला है वही रहेगा, उसके अंदर कोई कटेगा पटेगा नहीं। अगर कुछ होगा तो देख लेंगे, लेकिन उससे हमें आइडिया तो मिल गया कि ये तो सिलेबस हमें करना ही है ना। दूसरा क्या है, अपने फाउंडेशन, अपने आधारभूत ढांचे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो पिछले वर्षों के प्रश्न पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, उनको अच्छे तरीके से क्या करनी है, उनकी जांच करनी है। जांच करने से क्या मिलेगा, उससे ये मिलेगा कि उच्च वोल्टेज यानी कि हाई वोल्टेज जो चैप्टर है उन्हें पहचानिएगा। कौन से चैप्टर बच्चों बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन से चैप्टर बार बार रिपीट हो रहे हैं, और उनमें से ज्यादा जो चीजें है वो कौन सी बार बार पूछी जा रही है। और साथ ही परीक्षा का पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न कितने प्रकार का है, प्रश्न की टाइप कैसी आ रही है, और जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, अंक योजना है, वो किस तरीके की है। बहुत ही बेसिक सी जानकारी होती है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप अपनी स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं मिस कर जाओगे। तो रोड मैप जब आप अपना बनाओ तो इन चीजों को सबसे पहले स्तर पे रखो, बिल्कुल क्लियर, सुलझा हुआ,
सुलझा हुआ समझ रहे हो ना? इस तरीके से करके चलोगे तो आगे चल के इतनी सी भी आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका जो दूसरा स्तर आता है, अब आता है अपना स्टडी प्लान। पहले क्या है, आपको सिलेबस पता चल गया, आपको मतलब आपको अपनी सारी चीजें जो बेसिक थी ना उसे कवर कर ली। अब आप क्या करते हो, उस चीजों के ऊपर इंप्लीमेंट यानी कि उस चीजों के ऊपर लागू करना शुरू करते हो। तो लागू कैसे करोगे, उसका एक स्टडी प्लान बनाओगे। स्टडी प्लान कैसे बनाना है बच्चों, आपको प्रतिदिन हर दिन कम से कम 2 विषय में बच्चों, एक आप सिद्धांतिक यानी कि थ्योरी वाला ले सकते हो और एक प्रैक्टिकल बेसिस का ले सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, ये जो आपका रोड मैप है ना, ये बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है या फिक्स्ड नहीं है। इसके अंदर बच्चों बदलाव किए जा सकते हैं, लचीलापन लाया जा सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल शुरुआती दौर है, यानी कि पत्थर की लकीर होगी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कभी कभार घटनाएं हो जाती है जिसकी वजह से जो बच्चा अपनी रिदम अच्छे से पकड़ता है वो थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। तो इसमें हताश होने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर अभी शुरुआती दौर में आप फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद कठिनाई के अनुसार अपना जो टाइम टेबल है उसको बांटो। कैसे, तो सिंपल है, जो कठिन विषय होते हैं, जो हार्ड वाले होते हैं, उनको ज्यादा टाइम दो। ये इसके अंदर आप अपने अनुसार चेंजेस कर सकते हो। ये बस एक आपको ऊपर से नमूना पेश कर दिया गया है। जो आपके मीडियोकर वाले सब्जेक्ट है, जिनमें लगता है कि हाँ ये कुछ कुछ चीजें मुझे अच्छे से आती है, कुछ कुछ में कंफ्यूजन है, और जो सबसे आसान है उसमें कम ही घंटे दो, क्योंकि आसान में ज्यादा दोगे तो वो तो एक तरीके का आपको टाइम वेस्ट वाला ही रहेगा, क्योंकि जो चीज आती है उसके अंदर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की हमें जरूरत नहीं है। टाइम को बचाना, टाइम इज मनी, टाइम इज एवरीथिंग। अगला है बच्चों स्टेप 3, प्रभावी नोट्स बनाइए, यानी कि इफेक्टिव नोट्स। देखिए, जिन बच्चों के पास आर्ट्स है और आर्ट्स वाला बच्चा नोट्स नहीं बनाता, तो ये मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि यार वो बच्चा मेरी नजर में इतना ज्यादा सही नहीं है। क्योंकि देखिए, आर्ट्स वाले हर एक बच्चे को, क्योंकि उनके सारे सब्जेक्ट थ्योरी वाले होते हैं, अपनी भाषा में नोट्स बनाने आने चाहिए। और इस जर्नी में बच्चों मैं आपके साथ रहूंगा, किस किस तरीके से मैं खुद अपने नोट्स दिखाऊंगा कि मैंने किस किस तरीके से बनाए थे, यहां पर ही आपको दिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारी जर्नी में मैं आपके साथ रहूंगा, किस किस तरीके से क्या क्या कठिनाई आती है सब बताऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है, अपने अच्छे नोट्स बनाने हैं। उसके लिए क्या करना है, रिसर्च करनी है। संशोधन के लिए आपको छोटे नोट्स बनाने हैं, माइंड मैप बनाना है, फ्लो चार्ट बनाने हैं। तो ये चार सारी चीजें क्या होती है, जैसे सर्कल हो गया 1 2 3 4 इस टाइप का हो गया, या फिर आपने एक टेबल बना ली 1 2 3 4, ठीक है, या फिर आपने 3 बॉक्सेस वाला बना लिया 1 2, अंतर नहीं करते। इस तरीके के माइंड मैप, फ्लो चार्ट जो बनते हैं, ये क्या करते हैं, जो इतना सारा लिखा हुआ होता है ना उसको बहुत थोड़ा सा कर देते हैं। उससे थोड़े से क्या होता है, हमें जल्दी चीजें याद होती है, जल्दी चीजें समझ आती है, ये इसलिए हेल्प करते हैं। दूसरा क्या है, जैसे गणित हो गया, विज्ञान, इतिहास जैसे विषयों में जो महत्वपूर्ण जो फॉर्मूलाज होते हैं, डेट्स होती है, जो परिभाषाएं होती है, उनको आप हाईलाइटेड कीजिएगा, क्योंकि ये चीजें बार बार इंसान को परेशान करती है, बार बार बच्चा भूल जाता है। तो इसलिए इनको एक अलग तरीके से अलग अलग मतलब सेपरेट करके रखिएगा। बाद में उनका बिल्कुल क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि वही होता है ना, जो हम एक चीज बार बार रिपीट करते हैं तो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में समा जाती है। तो ये इससे भी आपको फायदा होगा, ठीक है, समराइज करना। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है, चौथा स्टेप पे आ जाना है, एनसीईआरटी को अपनी पहली अप्रोच रखना है, अपनी पहली पसंद रखना है। देखिए, यहाँ पे कोई अगर स्टेट बोर्ड के बच्चे होते हैं, बहुत सारे स्टेट बोर्ड के अंदर एनसीईआरटी ही चलती है। अगर किसी कोई दूसरे बोर्ड का बच्चा देख रहा है तो वो अपने और उसके बोर्ड में वही जो भी है उसकी स्टेट की यूज होती है तो वो उसे यूज करे, लेकिन एनसीईआरटी पूरे भारत में यूज होती है, इसलिए एनसीईआरटी बहुत ज्यादा विश्वसनीयता है, ऑथेंटिक है। तो इसलिए इधर उधर की गाइड को नजरअंदाज करके सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस कीजिएगा, और या फिर जो आपके स्कूल की तरफ से दी गई है उन्हीं के ऊपर कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी आपके प्रैक्टिस है उनको ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। इसके अलावा जो साइंस मैथ जैसे सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए आपको हेल्प करती है, क्योंकि उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। खुद बच्चों जो आपकी अलग अलग बुक्स है आर्ट्स के अंदर भी, उसके अंदर भी एनसीईआरटी ऐसी चीजें चलती है, तो उनको मैं तो खुद ही वैसे कंप्लीट करवाता हूँ, तो बिल्कुल वो बहुत ऑथेंटिक होते हैं, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती है। आगे देखिएगा, पांचवें स्टेप क्या करना है, दैनिक अभ्यास करना है और आत्म परीक्षण करना है। दैनिक अभ्यास मतलब डेली प्रैक्टिस करनी है और सेल्फ टेस्टिंग करनी है। डेली प्रैक्टिस करोगे तभी जाके सेल्फ टेस्टिंग होगी। इसका मतलब क्या होगा, आपको अपने बारे में पता चलेगा। जैसे होता है ना कि आप छोटे, हम शिशु थे ना हम सारे, ये थोड़ी कि जैसे पैदा हुए थे भागने लग गए थे, है ना, धीरे धीरे चलना सीखे,
चलना हम घर वाले को अपने माता पिता के माध्यम से सीखे, लेकिन दौड़ना हम खुद से ही सीख गए। क्यों? क्योंकि हमने डेली प्रैक्टिस करी और अपने ऊपर टेस्ट किया। तो जब हम इतने ज्यादा परिपक्व हो गए कि हमने सारी चीजें खुद करना सीख ली, तो इससे क्या होगा, जब आप ये सारी चीजें करोगे तो इससे क्या होगा, इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा तरक्की मिलेगी। कैसे मिलेगी? सबसे पहले हम लेखन गति की बात करते हैं, यानी कि आपकी राइटिंग स्पीड जो होगा, स्पीड, उसके अंदर सुधार देखने को मिलेगा। ये इंडिविजुअल बेसिस पे करना है। जैसे कुछ सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडी, विज्ञान, अर्थशास्त्र जैसे विषय के लिए 1-2 एमसीक्यू भी आप सोल्व करते रहेगा साथ साथ, और वीकली बेसिस पे जो आपने पढ़ा उसे रिवाइज कर दीजिएगा। इसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, जो सब्जेक्ट लिखे, जो आपके सब्जेक्ट है वो ला दीजिएगा। वो तो बस मैं आपको एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ, और कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है बच्चों। अगला जो आता है, छठा स्टेप होता है वो एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस बैंक, यानी कि जो उच्च स्तर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनको सॉल्व करना। तो इसमें क्या होता है, जैसे प्रीवियस ईयर बोर्ड परीक्षा में जो पूछे गए थे उस लास्ट 10 ईयर के, या मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूँ, आप सिर्फ 5 साल के भी ले लोगे तब भी फायदा है। ज्यादा भी पुराने लेने इतने सही नहीं रहते, क्योंकि समय के अनुसार जो प्रश्न होता है ना, उनका स्टैंडर्ड वो बदल जाता है। 10 साल पहले बहुत अजीब तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की जरूरत को ध्यान में रखते हैं अजीब तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 5 साल इनफ होता है, या 3 साल भी ज्यादा ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर सप्ताह में जो सैंपल पेपर मॉक टेस्ट होते हैं उनको सॉल्व करती रहेगा। तो ये जो है बच्चों, आपका ऊपर जो है यहाँ पे जो मंथ लिख रखे हैं ना, उसके अनुसार चल रहा है, स्टेजेस के अनुसार चल रहा है। हम फेज 2 के बारे में बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप ऊपर वाला पहले से ही नोटिस कर रहे होगे। इसके अलावा जो अतिरिक्त अभ्यास करते हो, उसके अंदर जो भी आपकी रेफरेंस बुक है, आपको रेफरेंस बुक की जरूरत, ये वाईटी आप यूज कर लो, वाईटी में बहुत सारा रेफरेंस है। सबसे अच्छी बात है, अगर आप इसी स्ट्रीम से जुड़े तो यूपी बोर्ड अड्डा जो है वो आपके लिए सारी चीजें वैसे भी कवर करा रहा है। आपके शाहरुख सर है, अवनीश सर है, वो अली सर है, सारे आपको अलग अलग तरीके से सारा कंटेंट आपका प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आप उसकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद बच्चों 7वां स्टेप है उत्तर लेखन कौशल में निपुणता प्राप्त करें, यानी कि मास्टरी हासिल करनी है किसके अंदर, राइटिंग स्किल में। क्योंकि थ्योरी जैसे एग्जाम के अंदर राइटिंग अच्छी हो तो फिर क्या ही बात हो। तो सबसे पहले जो भी आप अपना आंसर लिखो ना, उसे एक स्ट्रक्चर में लिखो, यानी कि संरचित तरीके से लिखो। कैसे लिखना है, 3 स्तर होते हैं उसके। सबसे पहले परिचय, फिर उसका मुखड़ा, फिर उसका निष्कर्ष। क्या होते हैं 3 तरीके, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। आपने किसी के बारे में बताया, उसके बारे में फिर मेन चीज बताइए, उसको पूरा समाप्त कर दिया निष्कर्षण के साथ। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट होता है। ज्यादातर बच्चे निर्देशन का अनुपालन नहीं करते, आपको निर्देशन अनुपालन करना चाहिए, यानी जो शब्द सीमा होती है उसके साथ लंबे उत्तर वाले प्रश्नों का अभ्यास करना है, और लिखावट और प्रस्तुति में सुधार करना है। इतना ज्यादा कटिंग करने की जरूरत नहीं होती है, जितना आप सोचते हो ना कि अरे यार गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल तरीके से लेके चलो, वो ज्यादा आपको मदद करेगा। उसके बाद बच्चों आपका जो आता है 8वां, वो होता है कमजोर क्षेत्रों पे ज्यादा से ज्यादा सुधार करो। वीक एरिया हर किसी के होता है, उसके लिए क्या करना है, जो मॉक टेस्ट होते हैं उसके अंदर आप अपनी गलती पहचानोगे, उसके सुधार करोगे। कमजोर अवधारणाओं के लिए शिक्षा या ऑनलाइन संसाधनों से मदद लोगे। यूपी बोर्ड अड्डा आपके लिए है ही, मैं तो आपको सारी चीजें कवर करा ही रहा हूँ। सप्ताह में 2 बार कठिन विषयों को भी दोहराइएगा। इससे क्या होगा, आपका थोड़ा थोड़ा डर खत्म होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जो आपको सब्जेक्ट ऐसा लगता था कि मुझसे नहीं होगा, आने वाले समय में आप उसमें महारत भी हासिल कर लोगे। उसके बाद बच्चों जो है वो है हमारा ग्रुप स्टडी और पीयर डिस्कशन। ग्रुप स्टडी का मतलब होता है समूह में एक दूसरे का। कभी कभार इसके फायदे नुकसान दोनों होते हैं। फायदे के बारे में बात करेंगे। फायदे क्या होते हैं, कभी कभार भाई कोई टॉपिक मुझे नहीं समझ आ रहा तो मेरे दोस्त को आता है, वो आसान भाषा में समझ जाता है, क्योंकि दोस्त दोस्त की भाषा अच्छी समझता है। अगर दोस्त समझाएगा तो इससे फायदा होगा कि हमें जल्दी समझ आएगा, क्योंकि उसमें हम निडर बिल्कुल ओपन तरीके से सीखने के लिए रहते हैं। तो ये फायदा करता है ग्रुप स्टडी भी। तो इसलिए आपको क्या करना है, दोस्तों के साथ जो भी आपका समस्या समाधान है उसके ऊपर बातचीत करनी है। साथ ही साथ वो एक दूसरे से कंपटीशन भी करना है, तो दोनों में पढ़ने की या 2 से ज्यादा लोगों में पढ़ने की एक इच्छा जागृत होती है। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा से हर एक के अंदर एक डर समा जाता है कि यार वो मुझसे आगे जा रहा है, वो मुझसे आगे है, तो बंदा ऑटोमेटिक करने लग जाता है। और ये चीज आपको करनी चाहिए, क्योंकि यार यही तो सबसे ज्यादा मजा है, एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा करना, है ना। जिंदगी भी एक प्रतिस्पर्धा है। क्यों बच्चों, फोकस ऑन फुल लेंथ पेपर सॉल्विंग। फुल लेंथ पेपर, पूरे पूरे पेपर अटेम्प्ट करो। ये तब कर सकते हो जब आप तीसरे फेज में आ जाओगे, और तीसरा फेज का टाइम जो होगा बच्चों नवंबर दिसंबर का होगा। क्यों? क्योंकि आपने अक्टूबर तक इतना सब कुछ कर लिया होगा ना, इस वजह से। तो समय तरीके से
सप्ताह में कम से कम 2 बार फुल लेंथ के पेपर मॉक टेस्ट को हल करना है, अपनी गलतियों का विश्लेषण करना है, कमजोर क्षेत्रों पे आप में सुधार लाना है। बेहतर गति के लिए आपको समय सीमा के भीतर अपना उत्तर लिखने की जरूरत है। अगर आप ये सारी चीजें करोगे तब जाके आपको महारत हासिल होगी, अदरवाइज फिर कहीं ना कहीं अगर कोई कमी होगी तो इसी दौरान उसमें सुधार लाना भी आपके लिए जरूरी है। तो इन चीजों के ऊपर अपना ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद जो होगा आपका 11वां, ये बिल्कुल आखिरी का आखिरी फेज चल रहा है, तो उसके अंदर टीयर संशोधन यानी कि 3 टीयर रिवीजन स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये समय देख लीजिएगा नवंबर दिसंबर, इसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाते हैं। 3 स्तर पे आपको काम करना है। ये रिवीजन के सेशन है बच्चों आपके। पहला जो है वो नवंबर का है, 1 से 20 नवंबर का है। ये मैं दोबारा आपके साथ उस समय भी रिपीट करूंगा, मंथली बेसिस के टारगेट भी बनाऊंगा। सारा पाठ्यक्रम एक बार में समराइज कर दो पूरा। उसके बाद जो आपके वीक वाले सब्जेक्ट है उसके ऊपर फोकस करो और पिछले प्रश्नों को हल करना शुरू करना। उस समय की बात है जब सेकंड दौर आएगा आपका नवंबर से 21 नवंबर से 10 दिसंबर के आसपास, तो छोटे छोटे नोट्स फॉर्मूले जो भी आकृतियां होती है उनके ऊपर विचार विमर्श करें और कम से कम 3 से 4 बार फुल लेंथ वाले मॉक टेस्ट पेपर। फिर उसके बाद दिसंबर का आखिरी स्टेज जिसमें फ्लैश कार्ड, माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स का उपयोग करें। इससे क्या होगा कि आप ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना ही क्विक रिवीजन कर सकोगे, क्योंकि आप जानते हो फ्लैश कार्ड, शॉर्ट नोट्स आपके इसीलिए काम आते हैं एग्जाम में, क्योंकि आपने शुरुआत में जो करा था वो बिल्कुल खुले सोच से अपने नोट्स बनाए थे और आखिरी टाइम में वही नोट्स आपका एक दोस्त के तौर पे काम आते हैं, आपको एक आत्मविश्वास देते हैं कि यस मैं कर सकता हूं। और समय सीमा का जरूर ध्यान दें, क्योंकि टेस्ट के समय पे ये जो है वो आपको बहुत हेल्प करती है। उसके बाद बच्चों आप अपने फाइनल पेपर प्रिपरेशन में जाते हो। जनवरी फरवरी जो आपका बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम का दौर होता है, तो इस समय वही जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले जो एरियाज है प्री बोर्ड की परीक्षाओं में, उसे पूरा सीरियस होके करें और प्री बोर्ड प्रदर्शन के आधार पर ही अपनी गति को अच्छे से सुधारे, ताकि आपकी जो सारी चीज है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो सके। जब अगर आप ये सारा बड़ा सिंपल सा फेज है, अगर इनको सिर्फ आप फॉलो ही करोगे और इसके ऊपर जो जो चीजें इसके अंदर बताइए वो लागू करोगे ठीक उसी तरीके से, देखना ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको आपके द्वारा किया गया जो काम है उसमें सफलता ना मिले। क्योंकि सफलता करने के लिए भी, मतलब सफलता हासिल करने के लिए भी मेहनत करना जरूरी है, और मेहनत अगर सही दिशा में हो तो फिर तो क्या ही बात है। और ये जो रोड मैप है वो आपको अभी से ही अगर आप फॉलो करते हो बिल्कुल धीरे धीरे धीरे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको इसकी आदत हो जाएगी और इसी के अनुसार अपना जो भी आपका पूरा का पूरा कोर्स अगर आप वो पूरा करोगे, तो देखना जो बच्चे एग्जाम टाइम में इतना डर जाते हैं तो आप उनमें से होगे जो बिल्कुल निडर होगे, क्योंकि आपने पहले से ही अपनी पूरी तैयारी करके रखी हुई है। जीवन की हम हर तैयारी पहले से करके रखते हैं, तो एग्जाम तो इतनी बड़ी चीज है और ऊपर से आप बच्चों के लिए जो क्लास 12th के आखिरी स्टेज पे है, तो लड़ना भी बच्चों ऐसे ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो मेरी साइड से ये था कंप्लीट रोड मैप। उम्मीद है कि बच्चों आपको सारी की सारी चीजें अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ये लास्ट मिनट प्रिपरेशन है जो एग्जाम टाइम के होते हैं, उसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये वीडियो अपने उन सभी फ्रेंड्स को अभी से दबा के शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको अगर वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो इसी वीडियो के साथ करें और जो जो चीजें बताई है उसके ऊपर जरूर वो इंप्लीमेंट करें। ठीक है, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।